Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the topic reversible and irreversible process and the second law of thermodynamics. रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है जिसे हम रिट्रेस कर सकते हैं. The reversible process is that which can be retraced exactly in reverse direction without producing any change in surroundings. यानी जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोसेस हुआ था उसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में जो प्रोसेस हो जाए तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली. अगर एक कंटेनर जिसको आपने कवर किया ऊपर से, उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद वो लिक्विफाई होके दोबारा से कूल डाउन होके उसी कंटेनर के अंदर वापस आ जाए, वाटर या कोई भी सब्सटेंस लिक्विड जो आपने रखा है, तो इस प्रोसेस ये क्या होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा. क्योंकि इसमें जितनी हीट जो वेपोरेशन में यूज़ हुई थी उतनी ही कूल डाउन होकर दोबारा से वो लिक्विड में अपनी ओरिजिनल स्टेट में यानी वापस आ जाएगा सिस्टम. स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज़ रिवर्सिबल and compression can be replaced by expansion by decreasing pressure on the piston. अब देखिए कि अगर आप गैस को स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं, ऊपर से प्रेस करके प्रेशर अप्लाई करके, तो आप क्या कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं. लेकिन अगर आप प्रेशर को कम करना शुरू कर दें तो गैस दोबारा से एक्सपेंड होने लगेगी. तो इस तरह से ये जो स्लो कंप्रेशन या एक्सपेंशन है ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. In reversible process, the working substance pass through the same stages as in direct process, but thermal and mechanical effects at each stage are exactly reversed. जैसे देखें कि एक जगह हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होनी चाहिए, आइसोथर्मल कंप्रेशन. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो रिवर्स डायरेक्शन में होनी चाहिए एडियाबैटिक कंप्रेशन. If heat is absorbed in direct process then it will be given out in reverse process. कि अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने हीट सप्लाई किया तो रिवर्स डायरेक्शन में उतनी हीट सिस्टम से इजेक्ट आउट हो जाएगी. और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने वर्क डन किया है बाय द सिस्टम, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा. यानी जो प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है एग्जैक्टली सेम होंगे रिवर्स डायरेक्शन में. मैकेनिकल और जो थर्मल इफ़ेक्ट्स है वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच सक्सेशन ऑफ इवेंट्स ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. हर वो प्रोसेस जिसमें मल्टीपल स्टेजेस के बाद इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाए सिस्टम, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते हैं. अब हर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो साइक्लिक होता है क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है. लेकिन जो साइक्लिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सिस्टम अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आया हो लेकिन एग्जैक्टली सेम स्टेजेस के थ्रू वापस ना आया हो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे. लेकिन अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें तो एग्जैक्टली सेम स्टेजेस को फॉलो करके ओरिजिनल पोजीशन पे सिस्टम वापस आएगा, तो वो साइक्लिक प्रोसेस भी है, रिवर्सिबल भी होगा. लेकिन ऐसा प्रोसेस जो साइक्लिक है वो रिवर्सिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होगा, जिसे हम रिट्रेस नहीं कर सकते. द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग्स. इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एनर्जी में लूज थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कुछ ना कुछ हीट एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से ये कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी. तो इस तरह से जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनकी एग्जांपल्स में आता है, जैसे एक्सप्लोजन है. एक्सप्लोजन में बहुत सी हीट प्रोड्यूस होती है लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप उस हीट को कलेक्ट करके दोबारा से रिट्रेस कर लें उस प्रोसेस को, ये इरिवर्सिबल है. इसी तरह से जो वर्क डन हम कर देते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज हो जाती है फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है. Second law of thermodynamics. According to Lord Kelvin's statement, it is impossible to make such a heat engine which convert all of the heat absorbed from hot reservoir into work done without ejecting heat to sink. यानी कि लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था कि हम ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना सकते जो कि सारी की सारी हीट. अब देखें हीट इंजन कौन से होते हैं, जैसे हमारी गाड़ियों के जो इंजन है ये भी हीट इंजन है.
हीट प्रोड्यूस करता है फ्यूल, फ्यूल बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें से कुछ अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जब गाड़ी चलती है तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, रिमेनिंग हीट इजेक्ट आउट हो जाती है एनवायरनमेंट में। जो कि हम ये कहते हैं कि हर हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 25 to 30% है, पेट्रोल इंजन की जैसे एफिशिएंसी, और डीजल इंजन की 35% तक होती है। तो इस तरह से ये जो ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, यानी वो सारी हीट को वर्क डन में चेंज कर दे विदाउट एनी लूज लॉस ऑफ हीट एनर्जी। एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, हमेशा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, हॉट रिजर्वायर से, जिसे हम सोर्स भी कहते हैं, उससे हीट सिस्टम अब्जॉर्ब करता है, कुछ क्वांटिटी को वर्क डन में चेंज कर देता है, रिमेनिंग हीट इजेक्ट हो जाती है कोल्ड रिजर्वायर में या लो टेम्परेचर रिजर्वायर में। जैसे हीट इंजन के केस में जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो हमारा एनवायरनमेंट होता है, कि एनवायरनमेंट में हीट इजेक्ट आउट हो जाती है। Let the heat absorbed from hot reservoir is Q1 and the heat ejected to low temperature reservoir is Q2. हॉट रिजर्वायर को हम सोर्स का नाम भी देते हैं और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को सिंक का नाम भी देते हैं। वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस इज W. The working substance goes through a cyclic process in which system eventually returns to initial state, thus change in internal energy is zero. यानी हीट उसने ली, सिस्टम ने कुछ वर्क डन में चेंज कर दी, बाकी हीट इजेक्ट आउट कर दी, अपने पास उसने कोई हीट एनर्जी स्टोर नहीं की, तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अब हम अगर अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी ज़ीरो, तो अब क्यू किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द हीट सप्लाइड एंड हीट इजेक्टेड आउट। हीट सप्लाइड थी Q1 और हीट इजेक्टेड आउट है Q2, so W will be equal to Q1 minus Q2. Second law of thermodynamics tells about the condition in which work can be done. That is, for doing work, two bodies at different temperatures are essential. जब तक एक हॉट और एक कोल्ड रिजर्वायर नहीं होगा, हमारे पास वर्क डन नहीं हो सकता। अगर एक सिंगल रिजर्वायर है हमारे पास, उसका टेम्परेचर कितना ही हाई क्यों ना हो, लेकिन हम उससे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट उस हीट एनर्जी को नहीं कर सकते। सो अ सोर्स ऑफ हीट कैन नॉट डू वर्क, सिंगल सोर्स ऑफ हीट जो है वो वर्क डन नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी अ सोर्स एट हाई टेम्परेचर एंड अ सिंक एट लो टेम्परेचर। ये वहाँ पे दो रिजर्वायर होने चाहिए, एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो पे, यानी टेम्परेचर डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर डूइंग वर्क बाय यूजिंग हीट एनर्जी। ये वो कंडीशन है जो कि हमने आगे अप्लाई करनी है कार्नट इंजन और कार्नट साइकिल पे भी। वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो आज हमने किया है इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसे आपने शॉर्ट को ये पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है।